कभी मन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं भी घर बसा लूं? देखिए, व्यक्ति ने जब एक बार निर्णय ले लिया है, मैं उन लोगों की स्थिति को पहले से देख रहा हूं जिन्होंने घर बसाया है। तो कम से कम मैं उस टेंशन से फ्री हूं। ये तो राइट सही बोला सर। नमस्कार गाइस, कैसे हो प्लीज बताओ। मेरा नाम शेतु एंड दिस इज शेतु सरकार एंड वेलकम टू न्यू रिएक्शन वीडियो। तो गाइस आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, सो टेक लव फ्रॉम बांग्लादेश ऑल द टाइम। एंड गाइस सेकेंड पार्ट आ गया गाइस, তোমরা অনেক রিকোয়েস্ট করছো দাদা সেকেন্ড পার্ট আনো, যোগী আদিত্যনাথের সেকেন্ড পার্ট আনো। तो सुपर एक्साइटेड रिएक्शन करने के लिए तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब माय सेकंड ब्लॉग यूट्यूब चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज विजिट करो। एंड गाइस ऑल क्रेडिट गोज टू इंडियन टीवी, प्लीज विजिट एंड सब्सक्राइब इंडियन टीवी यूट्यूब चैनल। तो गाइस सुपर एक्साइटेड एंड आई एम द बिग फैन ऑफ যোগী আদিত্যনাথ, সিরিয়াসলি। তো অনেক বড় ফ্যান এন্ড আই লাভ হিম। এন্ড হচ্ছে সিএম হচ্ছে সিএম হচ্ছে অযোধ্যা না, সিএম হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের সিএম এন্ড হচ্ছে শ্রীরাম অযোধ্যা নগরী, সেখানকার সিএম। দেখো, জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম। এই যে তো চলে শুরু করি, স্টার্টেড। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत है जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में है, सिर्फ भारत में नहीं, लंदन में, न्यूयॉर्क में, बांग्लादेश, हर जगह इनके बारे में लोग सवाल पूछते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं। ऐसी शख्सियत जिससे उत्तर प्रदेश की जनता ने प्यार और दुलार दिया, मान सम्मान दिया, ऐसा व्यक्ति जिसको अभी मुख्यमंत्री बने हुए कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन लोग बहुत सारे सवाल उनसे पूछना चाहते हैं। प्लीज वेलकम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। किंग इज बैक। क्राउड मोमेंट गाइस, ग्रेट लीडर नरेंद्र मोदी। एंड और एक और खास बात मैं आपको बता दूं, आपकी अदालत में आज जज उत्तर प्रदेश की जनता है, आप सब लोग हैं, आप सब लोग फैसला करेंगे आज के मुकदमे का। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, मैं सवाल पूछूं, सफाई मांगूं योगी आदित्यनाथ से। एक नजर योगी आदित्यनाथ के पॉलिटिकल करियर। उत्तराखंड के गढ़वाल में एक राजपूत परिवार में जन्मे अजय सिंह को आज सारा देश योगी आदित्यनाथ के नाम से जानता है। बचपन से ही तेज दिमाग वाले अजय सिंह ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी की पढ़ाई की, फिर महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए। 26 साल की उम्र में संन्यास लेकर योगी आदित्यनाथ का नाम पाया। आम सन्यासियों से अलग रहकर योगी आदित्यनाथ ने धैर्य और राजनीति के बीच संतुलन साधते हुए जन सेवा का रास्ता चुना। योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षपीठ की धार्मिक जिम्मेदारी के साथ साथ महंत जी की राजनीतिक विरासत भी संभाली। 1998 में लोकसभा चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ सबसे कम उम्र के सांसद बने। लगातार 5 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले योगी आदित्यनाथ 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के फायर ब्रांड स्टार प्रचारक रहे। योगी ने 175 से ज्यादा सभाएं की और बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलवाया। योगी आदित्यनाथ सन्यासी से चीफ मिनिस्टर बने, उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या कड़े अनुशासन में बंधी है, विवादों से नाता है। आपकी अदालत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पैरवी खुद करेंगे। योगी तो आइए मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि इनका दिल बड़ा कठोर है।
योगी जी, आपके साथ जो कॉलेज में पढ़ते थे साथी संगी, ये कहते हैं, बीरेन बहुखंडी ने बताया कि आप 22 साल की उम्र में अचानक गायब हो गए। ऐसे वक्त जब लोग आपको प्यार करते थे, Why? आपकी प्रखर बुद्धि की सराहना करते थे, आप बहुत Why? अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन संगी साथियों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के अचानक चले गए। देखिए, सच है, लेकिन जीवन का कोई उद्देश्य तो होना चाहिए। वो क्षण अत्यंत कठिन होता है, लेकिन वो मैंने निर्णय लिया। मैंने अपने कॉलेज के दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद You got emotional. और इस दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यपद्धति को, राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण के भाव को देखा, तो मेरे मन में आया कि मुझे भी इस दिशा में कार्य करना चाहिए। और उस समय मेरा संवाद और मेरा संपर्क हुआ राम जन्मभूमि मुक्तयज्ञ समिति के अध्यक्ष गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत विद्यानाथ जी महाराज से। उन्होंने मुझे 2-3 बार गोरखपुर बुलाया, लेकिन मैं क्योंकि विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों के साथ इतना जुड़ा हुआ था कि समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब राम जन्मभूमि आंदोलन बहुत तीव्र और आगे बढ़ा, तो मुझे लगा कि अब मुझे उस मिशन में आगे बढ़ जाना चाहिए, तो मैं गोरखपुर चला गया। और बाद में ये मेरा सौभाग्य है कि गोरक्षपीठ একটা কথা বলতে চাই, Indian person so lucky because they got this type of leaders just like নরেন্দ্র মোদিজি and যোগীজি। তার থেকেও বেশি লাকি যারা হচ্ছে অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছে, শ্রী রামের ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছে। দে আর সুপার লাকি, সিরিয়াসলি বলতেছি আমি। আর পিছেই দেখতে পারতেছো এই যে হচ্ছে শ্রীরাম আর হনুমান, শ্রীকৃষ্ণ অ্যান্ড মহাদেব আর হচ্ছে আমাদের গণেশজি, সবাই রয়েছে। অ্যান্ড স্পেশালি তারা খুব লাকি যারা হচ্ছে অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করছে, মথুরায় জন্মগ্রহণ করছে, বৃন্দাবনে রয়েছে। ভাই क्या बात है, केदारनाथ, oh my god. So as soon as possible I have to go to India and I have to visit all the places historical আর হচ্ছে আমাদের হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে যাই সমস্ত প্লেস আমি ঘুরবো। তার জন্য সবাই আমাকে আশীর্বাদ করো যাতে আমার মনের ইচ্ছেটা খুব তাড়াতাড়ি পূর্ণ হয় এবং আমি সেখানে যাইতে পারি, ঠিক আছে? তো সবাই হিন্দু হও তো প্লিজ সবাই জোরসে বলো জয় শ্রীরাম। লেটস गो। पीठाधीश्वर पूज्य महंत विद्यानाथ जी महाराज ने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया। मैंने उनसे संन्यास की दीक्षा ली और फिर एक नाथ योगी के रूप में मैं आया। लेकिन संन्यास लेने के पहले मैंने अपने पूज्य गुरुदेव के सामने कुछ प्रश्न उससे रखे थे, क्योंकि ऋषिकेश और हरिद्वार में रह करके मैंने ये देखा था कि बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई थी, देखता था मैं। संन्यास का मतलब क्या पलायन है, और अगर पलायन है तो मैं पलायन, जीवन में पलायन का रास्ता नहीं अपनाना चाहता था। मैंने इस बात को कहा कि मैं संन्यास का मतलब सेवा से जोड़ करके देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि गोरक्षपीठ जिस अभियान के साथ जुड़ी हुई है, एक बार तुम उसको देखो। तो 6 महीने का समय दिया उन्होंने मुझे, और मुझे लगा कि वास्तव में संन्यास का जो सही अर्थ है उसको गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत विद्यानाथ जी महाराज जी रहे हैं। तो उन्होंने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया, मैंने उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया, और मैं सन्यासी के रूप में, योगी आदित्यनाथ के रूप में सबके सामने आ गया। लेकिन वो भावना, चिंताधारा सो डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल करते थे, इतना कठोर कैसे हो सकता है? माता पिता को नहीं बताया, भाइयों को नहीं बताया, बहन को नहीं बताया। देखिए, एक छोटे परिवार से एक बड़े परिवार में सन्यास के रूप में मेरा आगमन है। व्यक्ति परिवार के बारे में जब सोचता है तो सोच बड़ी संकुचित होती है। जब पूरे समाज के बारे में, पूरे राष्ट्र के बारे में सोचता है, और विराट सोच है, ये सही मायने में हिंदुत्व की सोच है, और उस सोच को परिवार बारे यदि चिंता करा लेकिन जब आप सन्यासी बन गए, माता पिता ने आपको देखा, सिर मुड़ा लिया था, भगवा कपड़े पहन लिए थे, कानों में कुंडल था, वो तो बहुत रोए आपको देख के। हाँ, क्यों नहीं। उनके सामने मेरे पिता जो है उनको जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैं किसी को बता के गया ही नहीं था। तो समाचार पत्रों में निकला होगा तो उनको कहीं से जानकारी मिली, तो मुझे ढूंढते ढूंढते गोरखपुर पहुंचे।
मैं संजोग से मंदिर में सफाई के कार्य को देख रहा था तो मेरी नज़र अचानक पड़ी, लेकिन मैं इस भेष में कैसे उनके सामने जाऊं, मुझे स्वयं संकोच हुआ। लेकिन अब जाना था तो उन्होंने मुझे देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं उनको ढांढस बंधवाया, बिठाया, ले गया, बिठा करके फिर मैंने अपने पूज्य गुरुदेव से फ़ोन, गोरखपुर में नहीं थे लेकिन मैंने उनको फ़ोन से सूचना दी। तो मुझे पूज्य गुरुदेव को लगा कि ऐसा नहीं हो कि मैं फिर अपने पिता के साथ चला जाऊं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी मानसिकता क्या है। मैंने कहा नहीं, मैंने जब संन्यास ले लिया है तो मैं तो गोरखपुर में ही रहने के लिए आया हूं, लेकिन आपको वास्तविकता से अवगत कराना मेरा कर्तव्य है, मैंने आपको बताया है। उन्होंने फिर बातचीत किया, उन्होंने बताया कि भाई देखो तो जीवन का उद्देश्य होता है। खैर उन्होंने बाद में इसको स्वीकार भी किया कि नहीं भाई तुम्हारा मार्ग ठीक है, तुमने जो किया ठीक किया है, अच्छा है, हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारा आशीर्वाद है। आपके बारे में रिसर्च करते करते मुझे ये भी पता चला कि आपकी बड़ी बहन थी 5 साल बड़ी, जो आपको पहली क्लास में जब जाते थे तो उंगली पकड़ के ले जाया करती थी जंगल के रास्ते से स्कूल, और सबसे ज़्यादा करीबी वही थी आपकी। लेकिन इतने बरस अलग रहे, 20-21 साल में आप उनसे मिले नहीं, बस 1-2 बार मिले। सेम क्वेश्चन। मैं सही बता रहा हूँ कि मैंने जीवन में जो कुछ भी सीखा है अपनी माँ और अपनी बहनों से सीखा है। वो मुझे पढ़ाते थे, मेरी माँ मुझे यानी मुझे अक्षर का ज्ञान मेरी माँ ने कराया, लेकिन और पूरे उस स्कूली शिक्षा के बारे में भी इंग्लिश मेरी बहन मुझे पढ़ाती थी। लेकिन जब मैंने कहा ना कि एक छोटे परिवार से एक बड़े परिवार में एक सन्यासी के रूप में मेरा मिलन है, और मैंने उसको उस रूप में मैं जीवन जी रहा हूँ और पूरे समाज को एक परिवार के रूप में लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। अब योगी जी, मैं भी समझना चाहता हूँ, देश की जनता भी समझना चाहती है, कोई ऐसा कठोर कैसे हो सकता है कि आप सन्यासी बन गए, उसके 2 साल बाद आप भिक्षा लेने के लिए अपने घर गए, अपनी माँ से भिक्षा मांगी, माँ के दिल पे क्या बीती होगी? देखिए, सन्यास का एक धर्म है वो, और उसका निर्वहन प्रत्येक को करना होता है कि जीवन में उसको एक बार अपने परिवार से भिक्षा लेने के लिए जाना ही होगा, और मुझे लगता है कि उसका निर्वहन मैंने भी किया है। तो कभी मन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं भी घर बसा लूं? देखिए, व्यक्ति ने जब एक बार निर्णय ले लिया है, मैं उन लोगों की स्थिति को पहले से देख रहा हूं जिन्होंने घर बसाया है तो कम से कम मैं उस टेंशन से फ्री हूं। ये तो राइट, सही बोला सर। लेकिन मेरी शुभकामनाएं होती हैं, जब कोई व्यक्ति शादी करता है तो मैं उसको शुभकामना देने, आशीर्वाद देने जरूर जाता हूं। आपकी बहन तो ये भी कहती हैं कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे से उनसे बहुत प्यार था, कॉलेज से लौटते समय आप उनके लिए टॉफ़ी लेके जाते थे। हाँ, क्यों नहीं, मैं आज भी कहीं जाता हूँ, अब तो मुख्यमंत्री के रूप में हो सकता है बहुत भीड़ भाड़ में जाने में थोड़ा ये होता है, लोग रोकते हैं, सुरक्षा वाले रोकते हैं, प्रशासन ऐसी व्यवस्था कर देता है, लेकिन एक सांसद के रूप में भी जब मैं वो जाता था तो मैं अपने साथ 2-4-5 किलो टॉफ़ी लेकर के या लड्डू लेके जाता था, और बच्चे मिलते थे तो उनको मैं टॉफ़ी बांटता था, और किसी भी क्षेत्र में मैं जाता था, कहीं भी जाता था, यहाँ तक कि इलेक्शन। I respect this man. I love this man because he is a animal lover, right? আমি অনেক ভিডিওতে দেখেছি হচ্ছে টাইগার, তারপর হচ্ছে কুকুর, বিড়াল, এদেরকে অনেক ভালোবাসে, স্নেহ করে। তারপর হচ্ছে ছোট বাচ্চাদের এই যে মানে চকলেট গিফট মানে এগুলো দেয়, মানে তার জন্য তো সেলুট বানতে হয় বস, সিরিয়াসলি। এমন মেন্টালিটির মানুষ খুব কম দেখা যায় এখন। হ্যাঁ, তারপরে হবে হচ্ছে রাজনীতিবিদ। তা এনাকে দেখে শেখা উচিত, सीरियसली। आई लव दिस मैन। के दौरान भी मैं कभी-कभी आई लव दिस मैन। मुझे ये तो रहता था कि इलेक्शन कमीशन इसको मान ले, लेकिन मैं मानता था इन बच्चों को कोई वोट तो देना है नहीं, इसलिए इलेक्शन कमीशन इस मामले में मुझे कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता है। लेकिन मैं तब भी वहाँ बच्चे मिलते थे तो मैं टॉफ़ी और उनके लिए लड्डू लेके जरूर जाता था। उत्तर प्रदेश की परंपरा योगी जी ये रही है कि कोई मुख्यमंत्री बनता है तो फिर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाता है, फिर बेटा अपने बेटे के लिए तैयारी करता है, और हमने तो देखा पूरे परिवार में लड्डू बंटते हैं।
देखिए, आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय अमित शाह जी ने चुनाव के पहले इस बात को कहा था ना कि प्रदेश से परिवारवाद और जातिवाद को समाप्त करना है। तो मुझे लगता है कि जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति को और तुष्टीकरण की राजनीति को ही समाप्त करने के लिए संभवतः मुझे भेजा गया है और मैं उस कार्य को करूँगा। लेकिन आपने कभी सोचा था कि योगी आदित्यनाथ एक कल्ट फिगर बन जाएंगे पूरे देश में? अब लोग आपकी तरह बाल भी कटाना चाहते हैं। देखिए, मैं तो एक सन्यासी हूँ। इंसल्ट। लोक कल्याण का मार्ग बाल कहा जितना भी प्रशस्त हो सकता है उतना मैं पूरी जी जान से उसके लिए प्रयास करूँगा और मैं उसके लिए लगा हूँ। मुझे पार्टी ने, मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अवसर दिया है उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का। उस दायित्व का निर्वहन मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप सबकी शुभेच्छा से, शुभकामनाओं से मैं उसमें सफल होऊंगा। लेकिन योगी जी, दुनिया को तो ये लगता है कि ये कैसा अजूबा है, ये कैसा नमूना है कि ये भगवे वस्त्र पहने हुए है, सन्यासी है, लेकिन राज सिंहासन पर बैठे। हाँ, ठीक बात है। ये भारत की वास्तविक परंपरा रही है। जिन्होंने भारत को नहीं समझा है वे लोग ये प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन इस देश का योगी ही इस देश का राजयोगी भी बना है और उस राजयोगी के रूप में उस दायित्व का निर्वहन दिल्ली में मोदी जी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने दायित्व मुझे दिया। तो ये जो आपके उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है, जिस तरह से निर्वहन कर रहे हैं, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल मेरे पास में हैं। हम एक ब्रेक लुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक और इल्जाम। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे उद्घाटन हो गया लेकिन अभी खुला नहीं है यातायात के लिए। मुझे परेशानी इस बात की होती है कि मुझे पूरे एक्सप्रेसवे पे सुरक्षा देनी पड़ रही है, विशेष हिदायत देनी पड़ रही है कि वे देखो इटावा और सफाई के आसपास थोड़ा बचा करके रखिए लोगों को। वेलकम बैक। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और आज हमारे मेहमान हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम है कि इन्होंने लोगों को झूठे सपने बेच दिए। अब ये इल्जाम मेरा नहीं है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का है। वो कह रहे हैं कि पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान हम लोगों को समझाते रहे और योगी जी बहकाते रहे और ये जीत गए, हम पीछे रह गए। देखिए, जो सपने दिखाता है वही उसको साकार भी करता है। हमने प्रदेश के अच्छे के लिए सपने दिखाए हैं, हम उसको साकार भी करेंगे। प्रदेश के अंदर विरासत में हमें जैसी स्थिति मिली है प्रदेश की, वो सचमुच चौंकाने वाली है। कोई अनुमान करेगा उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र, 22 करोड़ आबादी की जनसंख्या का प्रदेश, जिस प्रदेश या प्रदेश अगर एक देश होता तो दुनिया का 5वां बड़ा देश होता है, और इस प्रदेश में 1.5 लाख किलोमीटर की सड़कें गड्ढायुक्त हों, 5 जिलों को छोड़ करके बाकी किसी भी जिले में बिजली 2 से 3 घंटे 4 घंटे से अधिक न मिलती हो, जहां पर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल का हो, बुनियादी सुविधाओं का नितांत अभाव हो, स्वच्छता की रेटिंग को जब सामने आती है देश के, तो जिसमें 100 गंदे शहरों में 52 उत्तर प्रदेश के आते हैं। और जब हम प्रदेश के दायित्व को हम लोगों ने निर्वहन किया तो प्रदेश का खजाना एकदम खाली था। अखिलेश यादव ये सच कहते हैं कि आखिर हम इन सपनों को पूरा करेंगे कैसे, लेकिन ये प्रदेश ये सपने साकार करेंगे हम लोग, और उस दिशा में हमने कदम बढ़ाए हैं। योगी जी, वो तो कहते हैं कि उन्होंने जो सड़क बनवाई उसको जो देख लेगा वो उनकी वाहवाही करेगा। वो कहते हैं उन्होंने भवन बनवाए, उन्होंने फव्वारे लगवाए, उन्होंने तो जयप्रकाश की भवन के ऊपर तरणताल स्विमिंग पूल बनवा दिया। तो यही तो करते रहे लोग। इस प्रदेश का दुर्भाग्य यही है। मैंने आपको कहा ना, 1.5 लाख किलोमीटर की सड़कें गड्ढा युक्त थी। और सही बताऊं मैं आपको, मैं चुनाव के दौरान
जब कहीं जाता था तो मुझे गड्ढा युक्त सड़कें दिखती थी। अगर मुझे रात्रि हो जाता था तो अगर किसी दूसरे स्टेट से हमें यूपी में आना होता था 19 मार्च 2017 के पहले, तो जहां से अंधेरा प्रारंभ होता था समझ लीजिए उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो गई है। जहां से गड्ढा युक्त सड़कें प्रारंभ हो गई उत्तर प्रदेश, जहां पर छिनैती, डकैती, लूटपाट, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ सरेआम खिलवाड़ करने की प्रवृत्ति होती थी। और এ তো ঠিক ভাই, আগে শুনেছি উত্তরপ্রদেশে নাকি খুন খারাপি, রাহাজানি, রেপ এগুলো অনেক ছিল, অনেক অনেক। বাট সিএম যোগীজি যখন আসছে তারপর থেকে একদম কোনো রকমের মারামারি, খুনোখুনি, রেপ এগুলো হয় না, হয়রানি, চিন্তা এগুলো হয় না, শুধুমাত্র এনার জন্য। সো অল ক্রেডিট গোজ টু সিএম, ঠিক আছে, সিএম যোগী আদিত্যনাথ, রাইট। তার জন্য এরকম হয়েছে। তার একটা কথা তো আছে যে নো জেল নো বেল, মানুষ ক্রাইম করবে না তাহলে হচ্ছে জেল কেন হবে, বেলেরও তো প্রশ্ন হয় না, উঠবে না। হ্যাঁ, তো এনার জন্য আসলে এই হয়েছে। এনার আমাদের দেশে প্লাস হচ্ছে ইন্ডিয়ায় সমস্ত প্রদেশে এমন মানুষ, এমন লিডার দরকার যেখানে খুন খারাপি এগুলো বন্ধ করার জন্য ইনি একমাত্র ব্যক্তি। আর এনার মতো যদি কেউ থাকে প্রত্যেক স্টেটে এরকম পজিশনে, তাহলে দেখবা ভালো একটা দেশ হবে। का संरक्षण उन मंचलों दुष्कर्मियों को प्राप्त होता था, वो उत्तर प्रदेश होता था। लेकिन हम लोगों ने उस व्यवस्था को बदलने का एक प्रयास किया है, हम लोग उसको बदल रहे हैं। अभी हमारा बजट नहीं आया है, लेकिन बजट आने के पहले प्रदेश की सभी सड़कों को हम गड्ढा मुक्त कर देंगे। अभी बजट नहीं आया है। इनके लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय ये है कि बजट अभी आया नहीं। उन्हें मालूम है कि प्रदेश का खजाना इन्होंने खाली करके छोड़ा है, लेकिन उन्हें यह भी मालूम कि हम लोग संन्यास परंपरा के लोग हैं, हमें विरासत में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हम पूरे समाज को लेकर के सब कुछ इकट्ठा भी करने की क्षमता रखते हैं। और वही उत्तर प्रदेश के हम लोग कर रहे हैं। अगर खजाना खाली है तो किसानों के 36,000 करोड़ के कर्ज कैसे माफ कर दिए? कर रहे हैं ना हम लोग। कहां से देंगे? हम दे रहे हैं, इसीलिए कहा एक हम ही लोग कर सकते हैं। इस देश का कोई योगी ही कर सकता है। क्या बात। हमने सभी फिजूल खर्चे बंद करवा दिए हैं। आप अनुमान करिए वित्तीय अनुशासनहीनता की क्या पराकाष्ठा थी यहाँ पर। टीपीआर बनता है गोमती रिवर फ्रंट का 160 करोड़ का, डीपीआर बनते बनते वो चला जाता 660 करोड़। 2 वर्ष में योजना पूरी होनी थी। जनवरी 2015 से प्रारंभ हुई योजना, जनवरी 2017 में संपन्न होनी थी। अधिक से अधिक डीपीआर में 660 करोड़ में सब कार्य संपन्न हो जाता, नहीं हुआ। 1437 करोड़ खर्च हो चुके हैं और अभी योजना अधूरी है। ये प्रदेश की वित्तीय अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है। लूट का एक ऐसा नग्न तांडव है। जेपीएन सेंटर को आप देखिए ना, क्या स्थिति है उसकी। जिस प्रदेश में जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है, वहां पर आप कुछ चंद राजनेताओं के लिए मौज मस्ती का एक सेंटर बनाना चाहते हैं। ये मजाक है प्रदेश की और देश की व्यवस्था के साथ। ये नहीं स्वीकार होगा, इसको हम नहीं चलने देंगे। मेरे पास एक दिन एक कैंसर का पेशेंट आया। मैं जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाता हूं, प्रतिदिन जनता से मिलता हूं। मेरे पास आया, उसने कहा साहब कैंसर का पेशेंट है, पेशेंट हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे मैं उपचार करूँ। मैंने कहा आपको हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं, वहाँ से आप एस्टिमेट बनवा लीजिए, जो खर्चा आएगा प्रदेश सरकार देगी उसको। ये ड्यूटी है हमारी, किसी गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा दिलाना, हम लोग करेंगे इसको। तो मेरे दिमाग में आया कि अखिलेश यादव ने यहाँ पर एक कैंसर इंस्टीट्यूट का भी उद्घाटन किया था। मैंने मिनिस्टर को फ़ोन किया, मैंने कहा वो कैंसर इंस्टीट्यूट में आप देख करके आइए, अगर वहाँ पे पेशेंट भर्ती हो सकता है पेशेंट को भर्ती करवा दो। मैंने उसके सारे कागजात रखे, उसको मैंने कहा कि भाई आपकी हम व्यवस्था करवा रहे हैं। हमारा मंत्री वहाँ जाता है। क्या बात है। हमारे मंत्री ने जाने के बाद मुझे बताया कि साहब कैंसर इंस्टीट्यूट का केवल एक ढांचा खड़ा है, वहाँ ना बेड है, ना वहाँ पे कीमोथेरेपी की व्यवस्था है, ना वहाँ रेडियोथेरेपी की व्यवस्था है, ना वहाँ कोई डॉक्टर है, ना कोई वहाँ पैरामेडिकल का स्टाफ है। तो मैंने कहा उद्घाटन के समय तो बेड थे, कहा वो तो KGMU से बेड लाए गए थे, फिर वापस चले गए हैं। ये यहाँ की सच्चाई है विकास की। लखनऊ, आगरा,
एक्सप्रेसवे उद्घाटन हो गया, लेकिन अभी खुला नहीं है यातायात के लिए। और यातायात के लिए खुलेगा कैसे? सुरक्षा के सबसे अधिक डकैती तो उनके गृह जनपद में पड़ती है उस एक्सप्रेसवे पे। मुझे परेशानी इस बात की होती है कि मुझे पूरे एक्सप्रेसवे पे सुरक्षा देनी पड़ रही है, विशेष हिदायत देनी पड़ रही है कि भाई देखो इटावा और सफाई के आसपास थोड़ा बचा करके रखिए लोगों को। और सफाई बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सफाई के और उसके आसपास क्या कुछ घटित हो रहा है, बहुत वैसी यानी अफसोसजनक स्थिति है। योगी एक कार्यक्रम में अखिलेश जी की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमने ऐसा गार्डन बनाया है जो लंदन के हाइड पार्क जैसा है, उसमें जाके बैठे तो बड़ी अच्छी हवा आती है। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता इन नमूनों को उन्हीं गार्डनों में बिठाने के लिए भी तैयार बैठी है, और ये होगा जरूर। लेकिन आप तो जनता से वादा कर रहे हैं, किसानों से वादा किया, आपने जनता से वादा किया कि हम आपको 24 घंटे बिजली दे देंगे। अगर पैसा नहीं है तो बिजली कहाँ से लाएंगे? हम दे रहे हैं ना। और हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती से प्रदेश के अंदर पहले 5 जिलों में बिजली मिलती थी। हमने कहा 70 जिलों ने क्या गुनाह किया था। पहले मैंने कहा इन 5 जिलों की बिजली भी काटो। समाजवाद है तो समान रूप से होना चाहिए, और फिर राष्ट्रवाद है, हम सबको समान रूप से बिजली भी देंगे। 75 जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे बिजली, तहसील मुख्यालयों पर 20 घंटे बिजली, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे की बिजली की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है। हम लोगों ने टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है, 1912। 1.5 ঘন্টার ভিডিও পার্ট করে রিয়াকশন দিব। তো গাইস কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। আই লাভ দিস ম্যান, ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড পারসন, দ্যাটস আই লাইক হিম। অ্যান্ড হচ্ছে তিনি জনতার জন্য কিছু করতে চায়, তার কাছে তার ফ্যামিলি ডাজেন্ট ম্যাটার, ম্যাটার ইজ তার দেশের জনগণ। তার জনগণকে সে ভালোবাসে, তার জন্য ফ্যামিলি ছেড়ে তাকে একা থাকছে সে। ইভেন বিয়ে পর্যন্ত করে নাই দেশের জন্য। ইনি একজন, নরেন্দ্র মোদী একজন, তারা দেশকে এত ভালোবাসে, তারা দেশের জনগণকে এত ভালোবাসে। অ্যান্ড সেই ছিল। তাছাড়া হচ্ছে পেট লাভার, সো দ্যাটস আই লাইক হিম স্পেশালি, অ্যান্ড বিকজ আই এম অলসো পেট লাভার। অ্যান্ড ভিডিও লাস্ট পর্যন্ত কে দেখছো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। অ্যান্ড সবাই জোরসে বলো জয় শ্রীরাম। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো রিয়াকশন ভিডিওতে। অ্যান্ড গাইজ অল ক্রেডিট গোজ টু इंडियन टीवी। प्लीज़ विजिट एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। एंड न्यू हो तो प्लीज़ मेरा सेकंड ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब करिए ना प्लीज़। এই সনাতন ভাইকে একটু সাপোর্ট করো, লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন যাও। আর মাই সেকেন্ড ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল নেম ইজ বং প্লিজ। ওকে, সো নমস্তে, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীকৃষ্ণ, হর হর মহাদেব, লাভ ইউ গাইস, বাই।